नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसी स्वानी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुके हैं। आज जो एग्ज़ाम था इस प्रश्न पत्र से, ठीक है, जो अब आपको हम सॉल्व करवाएंगे, इससे लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 से 6 प्रश्न दोस्तों, ठीक है। और इसके पहले दोस्तों हमने अपने चैनल पर ईवीएस से संबंधित प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं प्रीवियस ईयर के। आप उनको जा करके ज़रूर देखिए, उनका हमने पूरी डिटेल के साथ सॉल्यूशन दिया है। आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठा करके पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिए। और अक्सर होता भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक हमें सॉल्व करने ही चाहिए। ठीक, आज के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये पेपर दोस्तों 2014 में, सितंबर 2014 में हुआ था सीटेट का। ये पर्यावरण अध्ययन संबंधित प्रश्न पत्र है। इससे दोस्तों 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं आज के पेपर में। 28 तारीख को जो एग्ज़ाम आज हुआ है दोस्तों, ठीक है, ईवीएस से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, आइए देखते हैं इस पेपर से, देखते हैं पूरी डिटेल। कांसा, ठीक है, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। वे 2 धातुएं हैं, तांबा जस्ता, तांबा टिन, तांबा लोहा, एल्युमिनियम और टिन। आपके ऑप्शन है आपके सामने। आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। याद रखिएगा, हो सकता है जो कल एग्ज़ाम हो या नेक्स्ट फेजों में जो एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न पूछा जाए, तो इसको ज़रूर याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज होता है दोस्तों, वो तांबा और टिन से मिलकर के बनता है। आगे चलते हैं, कॉपर एवं टिन, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। उबालकर, गूंथकर, भूनकर, सेंककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, बुनकर, ठीक है, सेंककर, तलकर और बुनकर। तो आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों फोर्थ। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप। ठीक, खाना पकाने का जो तरीका है दोस्तों, उसमें पहले सेंका जाता है, फिर तला जाता है, फिर भुना जाता है, ऐसा तरीका होता है। ये आपका आंसर सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई, ठीक है, 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई, ठीक है, 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दुनिया का सर्वाधिक कि ऊंचा शिखर है। आपको पता ही है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अतः आप इसको याद रखिए। दोस्तों आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का भाग है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो इसकी ऊंचाई की लंबाई दी गई है ना, ठीक है, वो गलत है। इसकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों, ये है लगभग 8800, ठीक, 48 दशमलव कुछ है, 0.8 है, ठीक है, 8848, ठीक है। तो नज़दीकी आंसर दोस्तों आपका ही 89 होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मीटर है ये, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई की लंबाई है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों, पॉइंट कीजिए इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप पॉइंट कीजिए, स्टार मार्क लगाइए। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो ईवीएस का, ठीक है, सेक्शन था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है दोस्तों, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15, ठीक है, बजे स्टेशन छोड़ करके 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45, ठीक है, 4:45 में नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई, ठीक है, दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है, किलोमीटर घंटा में लगभग है।
आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया गया है। तो देखिए आंसर क्या होगा, बताते हैं आपको। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न निकालिए दोस्तों तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये औसत चाल का मतलब क्या होता है, टोटल दूरी बटे, ठीक है, समय। जो टोटल दूरी होगी, ठीक है, टोटल दूरी बटे टाइम, आपका औसत चाल निकला। तो देखिए टोटल दूरी आपकी इतनी है, ठीक है, 2649, तो 2649 रख दीजिए यहाँ पर, और बटे तो समय आप देखिए कितने बजे चलती है, 5 बज करके, ठीक है, 16 तारीख को ये 5 बज के 15 मिनट, ठीक है, से चलती है, और 18 तारीख को, ठीक है, ये पहुंचती है 4:45 पे। तो जब आप समय निकालोगे तो ये हो जाएगा लगभग 47.5 घंटा टोटल। ये टाइम देखिए लगभग 48 घंटा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको जब इससे भाग देंगे तो आपका आंसर निकलेगा लगभग 55.76 घंटा, ठीक है। देखिए इसमें लगभग लिखा हुआ है, तो आपका जो टाइम निकल रहा है, ठीक है, 55.76 घंटा निकल रहा है। तो जो नियरेस्ट है दोस्तों आपके 56 के नियरेस्ट है ये, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए, सेकेंड, हाँ 56 सही होगा ये। ओके आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बच्चों ने जो बताया दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बच्चों ने हमें बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आज के पूछा जा चुका है, ठीक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष, ये क्वेश्चन भी बच्चों ने बताया कि पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि ये खेजड़ी वृक्ष जो है किससे संबंधित, कहाँ का है ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगिस्तान से संबंधित होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है, ए बी डी सही है। देखिए यह मुख्यतः राजस्थान, ये जो रेगिस्तान होते हैं क्षेत्र वहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, रेगिस्तान क्षेत्रों पर। तो ये आप ए ऑप्शन तो सही है, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। पहले तीनों सही हैं। यह वृक्ष, ये स्पष्ट सही हो जाएगा। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। देखिए रेगिस्तान में जो पाया जाएगा उसमें जल की आवश्यकता होगी ही नहीं, सेकंड सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी सी, मतलब पहले तीनों सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, आज के एग्जाम में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हाथियों से संबंधित, ये भी क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, आज का जो एग्ज़ाम हुआ था। देखिए क्या है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम पसंद करते थे। 3 महीने हाथी के बच्चे भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल के होता है। वह एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन सही होगा इसमें दोस्तों, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों, नहीं फर्स्ट नहीं, ये सही हो जाएगा आपका नहीं, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, ये सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सेकेंड। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए, ठीक है, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है।
मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारा ठीक है हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ठीक है ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। मतलब ये अपने गांव के बारे में बता रहा, तो ये गांव कहाँ पर है? ठीक है, यह गांव होना चाहिए दोस्तों, ये आंसर सही होगा असम में। ठीक, देखो असम में ऐसा होता है कि जब बारिश होती है दोस्तों, तो ज़मीन से ठीक लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मतलब वो दोस्तों वो जो खंभे होते हैं, खंभों से घर को ऊपर कर दिया जाता है, क्योंकि बारिश के कारण जो है पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से। आगे चलते हैं। प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, 69 नंबर, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया आज के। और जो नीचे आ रहा है ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ब्रेन लिपि मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु से बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। कितने बिंदु होते हैं दोस्तों इस पर ब्रेन लिपि में? ठीक, आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड। ठीक है, 6 बिंदु पर। दोस्तों ब्रेन लिपि एक ऐसी विधि होती है जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। इसका आविष्कार 1821 में, ठीक है 1821 में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, लुई ब्रेल ठीक है ने किया था। ठीक, इन्होंने 12 बिंदु के स्थान पर 6 बिंदु का प्रयोग करके 64 अक्षर वाली लिपि बनाई थी। कितने अक्षर? एक ये याद रखिएगा, 64 अक्षर। ठीक है, कितने अक्षर? 64 अक्षर वाली एक लिपि बनाई थी। और कितने बिंदु? 6 बिंदु। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, ये तो निश्चित रूप से पूछा गया है। ठीक है, बहुत बच्चे ने इसको क्योंकि बताया है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन को भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो सकती है कि क्वेश्चन कुछ मतलब मैच ना करें, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चे ने बताया, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा गया है। ठीक है, पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। ये पहला था मैना, उल्लू, कौवा, कोयल, तो ऑप्शन सेकंड उल्लू। उल्लू में एक खासियत होती है दोस्तों, ये अपनी गर्दन को लगभग पीछे 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ों जैसे टैपियोआ, ठीक है ना, टैपियोआ, दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टैपियोआ ये पूछा गया था कि टैपियोआ का दूसरा नाम क्या है? कसावा, इसको कसावा भी कहते हैं, कसावा भी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। ठीक, इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये मतलब कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ पर है? ये आपका केरल में है। ठीक, ये देखिए नारियल सब सर्वाधिक केरल में होता ही है। ठीक, ये आपका ऑप्शन था, ये लास्ट वाला यानी 4th सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीटेड हुआ है दोस्तों। ये देख जो पिछली हम वीडियो बनाए हैं ईवीएस की, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ठीक, तो दोस्तों देखिए, जब गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी की बात हो रही हो तो इसका मतलब ये है इनमें सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। और आयरन जो तत्व होता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आप जानते ही होंगे। ठीक है, जो आरबीसी होती है, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये रक्त की कमी हो जाती है, अगर वो कम हो जाता है तो आपका ऑप्शन एनीमिया यानी मतलब रक्त की कमी होने के कारण जो है डॉक्टर ऐसी सलाह देता है ताकि रक्त की कमी को पूरा किया जा सकते। तो आपका ऑप्शन जो है 4th सही हो जाएगा। ठीक है, अनीमिया। ओके,
हीमोग्लोबिन दोस्तों जो रक्त आरबीसी में पाई जाती है, ठीक है, उसमें आयरन पाया जाता है। और आयरन में, ठीक है, जो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ पक्षी अपनी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी देख सकती हैं। ठीक, वे पक्षी हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल रट लीजिए। तो ऑप्शन आपके हैं, देखिए, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। तो देखिए, जो सर्वाधिक दूरी तक देख लेते हैं दोस्तों, वो आपके होते हैं ये पक्षी चील, बाज, गिद्ध। ठीक है, ये ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगी, तो आपको पता भी रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। ठीक है, दिल्ली के से क्रमशः स्थित हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम में, दिल्ली दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली के, ठीक है, स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। आपको बता दें, आपको एक बार मैप जरूर स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि मैप से 1-2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये है ऊपर, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो दिल्ली आपके उत्तर साइड में है और मध्य प्रदेश बीच में है। ठीक, मध्य में मध्य प्रदेश है यानी भोपाल, और शिमला दोस्तों आपके ये उत्तर साइड में ही है। ठीक, तो दोस्तों ये पूछा गया है कि दिल्ली के सापेक्ष ये मतलब क्रमशः होंगे, तो ऑप्शन आप कौन सा सही होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए तुरंत। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका थर्ड। ठीक, ये उत्तर और दक्षिण में। देखिए, आपको बताया ना, दिल्ली उत्तर में ही है लेकिन शिमला उसके ऊपर है। तो देखिए, दिल्ली से शिमला हो जाएगा उत्तर में। ठीक है, पहले शिमला है, क्रमशः की बात हो रही तो उत्तर हो जाएगा। और दिल्ली देखिए यहाँ बीच में है, तो नीचे क्या है आपका भोपाल, तो दक्षिण में हो जाएगा भोपाल। दिल्ली से उत्तर में शिमला है और दक्षिण में भोपाल है। आगे चलते हैं। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी ईवीएस का दोस्तों इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक, क्या होता है ईवीएस का फुल फॉर्म? ऑप्शन है आपके इन्वायरमेंटल स्किल, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक, आपका ऑप्शन थर्ड सही, ये फोर्थ सही हो जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक, यानी पर्यावरण अध्ययन। ठीक, ईवीएस का मतलब यही है, क्योंकि इसका प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर ही रहे हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक, पर्यावरण अध्ययन के, ये देखिए ईवीएस यहाँ लिखा ना, पर्यावरण अध्ययन, ये देखिए पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शन है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? देखिए, सीटेट में आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी कड़े अनुदेश, ठीक है, कड़े अनुशासन की बात नहीं होती है, यानी कठोरता की बिल्कुल भी बात नहीं, लचीलापन की बात होती है। और जो टैग वर्ड होते हैं उनमें हमने बताया, जो हमारी एक वीडियो है आप उसको जा कर के देखिएगा, उसमें हमने बताया था जब भी कड़े, ठीक है, कठोर अनुशासन, दंड, ठीक है, ऐसी बातें हों ऑप्शन में, तो उन ऑप्शन को तुरंत कट मारिए। ठीक है,
ये भी सच है। और कब देखिए शिक्षण जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, वो कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन देखिए सेकंड है ना, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक, ये तो आपको आता नहीं होगा तब भी आप कर लोगे। ठीक है, अपने सेंस का उपयोग करके। बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज में ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कॉमन सेंस वाले होते हैं। आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य है डैश डैश सुधार करना है। मतलब देखिए आंचल एक लड़की है, वो कक्षा 5 में है, तो वो पर्यावरण की कक्षा में अक्सर जांच पड़ताल वाले प्रश्न ही पूछती है, कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। तो उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य कि किस चीज़ में सुधार करना है। ठीक, अवलोकन कौशल में, संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में। क्या आंसर सही होगा दोस्तों? आंसर सही हो जाएगा दोस्तों थर्ड, चिंतन कौशलों में। ठीक है, उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य है कि वो अपने चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहे। देखिए जो बच्चा गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक प्रश्न पूछते हैं, तो इसका मतलब वो बच्चा जिज्ञासु है। ठीक है, तो वो अपने चिंतन कौशल में सुधार करना चाहता है। आगे चलते हैं। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। फर्स्ट है का, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। गा है, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। ठीक है, ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो तुरंत कर लोगे। हमारे पूर्व के वीडियो में बताया गया है कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बार आप उनको जाकर के ज़रूर देखिएगा। ओके, देखिए आगे क्या है। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है आपके, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विचित्र आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। क्या क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है उसके अनुसार आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सही हो जाएगा आपका सेकेंड, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न ठीक आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए आप इसको समझिए, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन था हमारे दोस्त पक्षी, ठीक है, हमारे दोस्त पक्षी के प्रकरण पढ़ाना है। तो वो देखिए क्या करती है, वृत्त चित्र दिखाती है, ठीक, पक्षियों का, और विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करती हैं। शिक्षार्थियों को नज़दीक में पार्क में ले जाती हैं और उनसे कहती हैं कि पक्षियों को आप ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि वो उनमें बहुबुद्धि का विकास कर रही है। हमें तरह तरह की चीज़ें बता रही, तो इसका मतलब जो है तरह तरह का उनमें ज्ञान का अनुभव करवा रही है कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, क्योंकि जो बहुबुद्धि वाले छात्र होंगे, ठीक है ना, उनकी आवश्यकता इससे ज़रूर पूरी हो रही है, बहुबुद्धि का विकास हो रहा है इससे। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण, ठीक है, के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? आपके ऑप्शन हैं, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य
बनाने के लिए कहना। ठीक, क्वेश्चन आपका आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। हम जो क्वेश्चन है, हम जो खेल खेलते हैं, ठीक है, खेल जो हम खेलते हैं, हम जो खेल खेलते हैं, प्रकरण के बारे में पढ़ाना है। तो अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न से कौन सी शिक्षण युक्ति बच्चे अधिकतम भागीदार हों, ठीक है, तो कौन सी शिक्षण युक्ति जो है सर्वाधिक प्रभावी होगी। ठीक, आपका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जब भी भागीदारिता की बात हो, और जो भी दोस्त आपको बताएं हम, जो एनसीएफ ठीक है, आपकी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है, रूपरेखा 2005 आई थी, ठीक है, तो उसमें ये बात कही गई थी कि कक्षा कक्ष को बाहरी वातावरण के साथ जोड़ें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये बात हो रही है कि जब हम खेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अधिकतम भागीदारिता तभी हो पाएगी जब हम उनको खेल के मैदान में ले जाएंगे, ठीक है, उनको उस चीज़ से जोड़ेंगे, ठीक है, खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, ये अधिक प्रभावी होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक, ठीक है, आकलन का समुचित कारण नहीं है। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक, ठीक है, रूपात्मक लिखा हुआ है, रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। आपके ऑप्शन है, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। लास्ट ऑप्शन है आपका, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। दोस्तों, जो पर्यावरण कक्षा में रूपात्मक आकलन की बात हो रही है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन लास्ट वाला है, फोर्थ, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यानी समुचित कार्य नहीं है, पर्यावरण कक्षा की रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है आपके जल प्रदूषण हानियों के बारे में चर्चा करना, ठीक है, उससे संबंधित नहीं है। यह आपका इसमें हो सकता है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, ठीक है, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और उन अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप को चिन्हांकित करने वाले आरेख बनाना, ये सारे होंगे, लेकिन ये जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना ये नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद, ठीक, शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके, जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। नेक्स्ट है, कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, जीव जंतुओं को पालतू जैसे बनाया जाए, ठीक है, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने से है संबंधित, ये मदद करेगा। देखिए, जब वो मतलब जो है शीतल जो है भ्रमण के लिए चिड़ियाघर के में आयोजन करती है, ठीक है, बच्चों का, तो दोस्तों ऐसे क्या होगा कि बच्चों में, ठीक है, वास्तविक जीवन से वो जुड़ेंगे। जब वहाँ जाएंगे तो उनको अपने आंखों के सामने देखेंगे तो उनसे वो जुड़ेंगे। देखिए, जो एनसीएफ 2005 थी दोस्तों, उसमें ये बात कही भी गई है कि बच्चों को जो है दैनिक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, यही मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों जब शीतल उनको बच्चों को ले जाएगी कक्षा 4 के, ठीक, चिड़ियाघर जाएंगे, भ्रमण करेंगे तो वहाँ देखेंगे तो अपने आप को उससे जोड़ेंगे। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन से उनको जोड़ना है।
जब भी वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात आए, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन अधिकांशतः सही होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। सालनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो उन्हें ऑप्शन है आपके श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद वो उनकी व्याख्या करनी चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, जो हमने प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाए हैं। ठीक, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपका ये फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, देखिए पोषण के बारे में वो बता रही है, तो जो देखिए बच्चों को वास्तविक चीज़ों से जोड़ें, यानी मतलब जो प्रयोगात्मक चीज़ें ज़्यादा कारगर होती हैं। जब वो बच्चा देखेगा, ठीक है, खाना क्या है उसके टिफ़िन बॉक्स में, तो उसको जब बच्चे से बताया जाएगा तो वो बहुत आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों जो क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। ठीक, प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। ये भी क्वेश्चन पूर्व के, ठीक है, जो पेपर हुए हैं उनमें पूछा जा चुका है। तो आपको हम बता रहे हैं कि आप जितने से जितने हो सकें प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। जो पूर्व की परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है, उनके पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। आप 100% जो है सीटेड पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। तो दोस्तों इसका क्या होगा, अनुपालन में दिए गए चरणों का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा लगाना है, किस चीज़ के विषय में प्रश्न पत्र बनाते समय, ठीक है, कौन से चरणों का फॉलो करना चाहिए, यानी मतलब जो कौन सा चरण का सही क्रम होगा। ठीक है, कौन सा सही क्रम होगा। ऑप्शन है आपके, देखिए पहले फोर्थ होगा कि पहले सेकंड होगा कि फोर्थ और फर्स्ट होगा पहले, ये सारे ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए। देखिए जब भी ऐसी बात होती, प्रश्नों के तैयार करने की बात होती है, ठीक है, तो उसका सही क्रम होगा दोस्तों, पहले रूपरेखा तैयार की जाती है, हमेशा याद रखिए। तो आप ये आपका देखिए जिसमें हो, पहले देखिए सेकंड वाले में किस ये है ना, सिर्फ एक ही है तो ये मैच हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, तो ये फोर्थ आ गया। फिर इसके बाद प्रश्न लिखना चाहिए। ओके, और लास्ट में आपका प्रश्न पत्र का संपादन, से सी बात है, लास्ट में संपादन होगा ही प्रश्न पत्र का। आगे चलते हैं। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अधिक संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उसका बेहतर सुझाव हो सकता है। ठीक, तो आपके को ऑप्शन है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखना, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। दोस्तों ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो आप क्या करें ना, इनको ज़रूर आप सॉल्व कीजिए। अगर आपने हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, इनमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप उनको अगर देख रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन तो फंसी, और जो हमने जिन क्वेश्चनों को बताए वो सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। आगे देखते हैं, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा फर्स्ट, आने जाने के लिए सार्वजनिक, ठीक है, साधनों का प्रयोग करेगा दोस्तों, तो पर्यावरण संरक्षण में वो अच्छा योगदान दे पाएगा। आगे चलते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक कल्पना परक प्रश्न पूछना। ठीक, देखिए आप क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। जिज्ञासा जागृत करना है, ठीक है, बच्चों में,
तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ये फोर्थ। ठीक है, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। देखिए, पहले ये देखना चाहिए कि बच्चों की मतलब जो है रुचि किन प्रश्नों पर है। ठीक है, और उनसे संबंधित जो है जांच परक जो है प्रश्न और कल्पना परक प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, जिससे उनकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक, जिज्ञासा उनमें जागृत होती है। ठीक, अगर उनमें रुचि है, कोई बच्चा है किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा रुचि रखता है, तो आप उससे संबंधित आप प्रश्न पूछोगे तो उसमें जिज्ञासा और जानने की बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों में संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना। देखिए, कॉमन सेंस का यूज कीजिए, तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपका आंसर दोस्तों थर्ड सही हो जाएगा। इसमें शिक्षार्थियों के कल्पनापरक एवं चिंतापरक कौशलों का विकास करना। ठीक है, जब बिजली नहीं आएगी, ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये है कि उनमें मतलब जो है कल्पनापरक और चिंतापरक कौशलों का विकास करना होता है। ठीक है, कि इससे क्या प्रभाव होगा, ठीक है, कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी अगर बिजली नहीं आएगी। ठीक है, चिंता पर जोर दिए, मतलब वो चिंतन करेगा, चीज़ों को लेकर के सोचेगा, कल्पना करेगा। ठीक है, इन चीज़ों को मतलब विकास करना, इन चीज़ों का। आगे चलते हैं। देखिए, चिंता परक एवं कल्पना परक बातें अक्सर जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अक्सर सही होते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये पॉजिटिव आंसर होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 5 की, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए आप एक बार। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण और लेखन की बात हो रही है। ओके, तो आप इसको देखिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो चीज़ों को खोजे और सीखे। देखिए, सर्वेक्षण का मतलब ही क्या होता है? रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च में क्या होगा? वो चीज़ों को खोजेगा और सीखेगा, जितना रिसर्च करेगा उतना ही सीखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। नेक्स्ट है, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। शिक्षार्थियों को कटी ठीक लकड़ियों के भंडार दिखाना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? देखिए, मतलब जो गतिविधि दी गई है इसमें सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी वो पूछा गया है। आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ। ठीक है, घा, यानी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, ये प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, कि कम प्रभावी है। कैसे? देखिए, आप पहले क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, उसको संवेदनशील बनाना है, तो सब देखिए, वन संरक्षण की जब बात होगी तो लकड़ियाँ जब कटी दिखाएंगे तो उससे वन संरक्षण की कोई तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, वो प्रभावित कहाँ करेगा वन संरक्षण के लिए? ठीक, उसको ऐसी चीज़ दिखाना है
ठीक है, जिससे वो वन संरक्षित हो, प्रभावी मतलब जो है वन जो लकड़ियाँ ना काटी जाए। ठीक है, तो प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि एक वृक्ष को अपनाए और उसकी देखभाल। देखिए, जब एक एक वृक्ष अपनाएगा तो वन संरक्षण की बात होगी वहाँ पर। ठीक है, वन को प्रोत्साहन मिलेगा, वन संरक्षण को। आगे चलते हैं, वन संरक्षण पर वाद विवाद। देखिए, वाद विवाद की जाएगी, बातें की जाएंगी कि वन संरक्षण कैसे किया जाए, पेड़ पौधों को ना काटा जाए। ठीक, और वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता, ये भी देखिए सही होगा, ये बहुत प्रभावी होगा, लेकिन ये प्रभावित नहीं होगा दोस्तों, ये अपोजिट है। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसका प्रमुख कारण यही हो सकता है दोस्तों कि उसने मतलब जो है सही तरीके से चीज़ों को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, समझाया नहीं है। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तभी तो चीज़ें वो समझ नहीं पाएंगे। शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ये तो गलत हो जाए। कभी भी देखिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें बच्चे को भगवान समझो, बच्चे को दोष ना दो। कभी भी दोष आपका स्वयं का, टीचर का हो सकता है। ठीक है, बच्चा अगर फेल होता है तो व्यवस्था का ही दोष हो सकता है, बाकी बच्चे का दोष नहीं हो सकता है। ठीक है, शिक्षार्थियों को ये प्रकरण रोचक नहीं लगा, ये भी चीज़ नहीं। देखिए, शिक्षक है तो रोचक बना सकता है ना वो। ठीक है दोस्तों, ये ईवीएस के प्रश्न यहीं तक थे। ठीक, और आप एक बार